जॉइंट हिंदू फैमिली एक इस तरीके का बिजनेस होता है जिसके अंदर जो है एक ही खानदान के लोग या एक ही फैमिली के लोग जो है एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। उसके अंदर अनमैरिड सिस्टर्स होती हैं और वाइफ जो होती हैं वो भी उसकी मेंबर मानी जाती हैं। पर अगर शादी के बाद की जो बेटियां होती हैं वो उस फैमिली की नहीं मानी जाती, तो इस वजह से उस बिजनेस का हिस्सा भी नहीं रह जाती वो। ठीक है जी। द ऑर्गेनाइजेशन इज अ जॉइंट फैमिली इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स। इसमें 2 फैक्ट्स के ऊपर चलता है। जो उत्तराधिकारी होगा, जो भी व्यक्ति, जो भी इसमें जो बच्चा पैदा होता है इस फैमिली में, उसको बाय बर्थ उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में इनको हिस्सा मिलता है। ठीक है। दैट पर्सन इज नोन एज कोप्रेंसर। द इंडिविजुअल कैन ऑल्सो आस्क फॉर अ डिवीजन ऑफ एंसेंट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है। कोई अगला व्यक्ति जो है वो आगे चल के अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकता है। जैसा तुम्हें पता होगा, हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है। बच्चे बड़े होते हैं 18 के बाद या शादी के बाद अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हैं वो। ठीक है। तो प्रॉपर्टी में हिस्सा वो मांग सकता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा कॉमन प्रॉपर्टी होती है। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ हिंदू जॉइंट फैमिली करता है रिकॉग्नाइज एन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली व्हेन ओनली व्हेन द फैमिली पोजेस अ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर फॉर द ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द कॉमन प्रॉपर्टी इज इंक्लूड। देखो जी, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रॉपर्टी होगी, हक सबका रहेगा, सब इस्तेमाल करेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। समझ में आई बात? जब तक डिवाइड नहीं हो जाता तब तक वो कॉमन प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे एक घर है उसमें 4 भाई रहते हैं तो चारों भाइयों का होगा, वो ये नहीं कह सकता कि एक भाई की ये मेरा है। समझ में आई बात? तो इसके अंदर कौन कौन चीज है? एंसेंट्रल प्रॉपर्टी आता है, फिर प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द एंसेंट्रल प्रॉपर्टी। एक तो एंसेंट्रल जो आपको पुश्तैनी जो जायदाद मिली हुई है, प्रॉपर्टी जो मिली हुई है, वो प्रॉपर्टी प्लस उस प्रॉपर्टी की हेल्प से कोई दूसरी प्रॉपर्टी बनाई है, उसको बेच दिया आपने और नया फ्लैट खरीद लिया, कह रहे ये तो हमने खरीदा है। अरे उसी को बेच के तो ये खरीदा है ना। समझ में आई बात? तो ये भी एंसेंट्रल प्रॉपर्टी के अंदर ही काउंट होता है। ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर्सनल थी पर उसको फैमिली की प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा था तो वो भी एंसेंट्रल प्रॉपर्टी के केस में ही आ जाता है। जैसे तुम्हारे पिताजी ने कोई फ्लैट खरीदा है या घर खरीदा है, ठीक है, और अभी वो अलग नहीं हुए हैं अपनी फैमिली से, तो वो पूरी फैमिली का माना गया। और जब पूरी फैमिली का माना गया तो उनके चाचा के बच्चों का भी उस पर हक होगा और तुम्हारा भी उस पर हक होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। छोटे छोटे 2 पॉइंट है पर याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिताक्षरा दया भाग। ठीक है। हमारे देश के अंदर जो है 2 तरीके की हिंदू कम्युनिटी पाई जाती है। ठीक है। एक मिताक्षरा और दूसरी होती है दया भाग। मिताक्षरा के अंदर कहता है कॉमनली पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट असम, बंगाल, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा। ठीक है। कहां कहां पे नहीं पाई जाती है? असम, बंगाल और उड़ीसा को छोड़ के पूरे देश में मिताक्षरा पाई जाती है। याद रहेगा? ठीक है। popular in the country except Assam, Bengal or some part of Odisha. In this community, the moment a son born gets all the equal rights along with his father. जैसे ही वह लड़का पैदा होता है इस फैमिली के अंदर, उसे अपने फादर की प्रॉपर्टी में पूरा पूरा अधिकार मिल जाता है। ठीक है। अंडर दिस the interest of the member are always uncertain because a change in inevitable with every birth or death of in a family. ठीक है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो होता है, मतलब जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमेशा चेंज होता रहता है एवरी बर्थ के। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद एक और लड़का पैदा हो गया तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। समझ? तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं या कितने बच्चों की डेथ हो गई है। ठीक है। When he become adult, he can ask for a division of the family property. जब वो एडल्ट हो जाएगा 18 साल की उम्र के बाद, वो जो है डिमांड कर सकता है कि अब मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अपने फादर से भी डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। समझ में आई बात? ये हो गया आपका मिताक्षरा। दया भाग के बारे में बात करते हैं। दया भाग द कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली इन असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ द उड़ीसा। ये कुछ ही जगह पे असम, बंगाल और उड़ीसा, मतलब कहने का जहाँ पर मिताक्षरा नहीं चल रहा था वहाँ पर दया भाग है। और दया भाग सिर्फ 3 ही स्टेट के अंदर है, असम, बंगाल और उड़ीसा के अंदर। ठीक है। सम पार्ट ऑफ उड़ीसा अंडर इट अ सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ। लड़का जो होता है उसको पैदा होते ही कोई अधिकार नहीं मिलता प्रॉपर्टी के अंदर, इस वाले कम्युनिटी के अंदर। ठीक है। एसेंट्रल प्रॉपर्टी रिमेन्स अंडर द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द फादर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। जो एसेंट्रल प्रॉपर्टी, जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी होती है वो फादर के अंडर में ही रहती है हमेशा पूरी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है।
अ सन गेट राइट्स इन प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। जब फादर की डेथ हो जाएगी तब ही जो है वो उसको उसके बेटे को मिलेगी, ठीक है। उससे पहले वो डिमांड भी नहीं कर सकता, उसके पास राइट्स भी नहीं है मांगने के। जब तक फादर है तब तक फादर के ही अंडर में रहेगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये था आपका मिताक्षरा और दयाभाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। आ जाते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली के ऊपर। क्या है फीचर्स इसके? तो सबसे पहले ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। इसको जो चलाया जाता है ना, वो इसके जो नियम कानून जो वो हिंदू लॉ के तहत लिखे हैं। हिंदू लॉ है एक, जैसे मुस्लिम लॉ होता है ऐसे हिंदू लॉ होता है। हिंदू लॉ में हिंदुओं के जो नियम कानून लिखे होते हैं, उस कानून के अंदर इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखी गई है वहाँ पे, और उस में ये भी लिखा गया कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, याद रखना ये चीज़, समझ आई बात। हिंदू लॉ में लिखा गया और उसी के हिसाब से चलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेज बाई कर्ता। अब जो फैमिली का जो हेड होता है ना, वो कर्ता कहलाता है। जो भी फैमिली का हेड होगा, चाहे तुम्हारे फादर है चाहे तुम्हारे दादा हैं, जो भी है वो क्या है, कर्ता कहलाएगा। क्या हेड ऑफ द फैमिली का कहलाता है? कर्ता कहलाता है, ठीक है। और कर्ता जो है वही मैनेज करता है पूरे बिजनेस को, मैनेजमेंट वही करता है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हम लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप के अंदर, एलएलपी के अंदर और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। पर एक चीज याद रहे, कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कर्ता की मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है, ठीक है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस क्योंकि पूर्वज तो आते रहेंगे, नए नए उत्तराधिकारी तो आते रहेंगे ना, समझ में आई बात, उत्तराधिकारी बनते रहते हैं। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज परमानेंट लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी ऑफ द मेंबर्स ऑन द बिजनेस। मेंबर्स के आने या जाने से बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिजनेस जो है हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट है मेंबरशिप बाय बर्थ। जो भी बच्चे उसमें पैदा होते हैं उनको जो है बाय बर्थ उनको मेंबरशिप मिल जाती है, ठीक है ना। ओनली मेल मेंबर्स, ओनली मेल मेंबर्स कैन कॉपरेट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बट अकॉर्डिंग द हिंदू सेशन एक्ट 1956 वोमन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन द एब्सेंस ऑफ द मेल सक्सेसर कैन बिकम द कॉपरेटर ऑफ द फैमिली बिजनेस। जनरली ये कहा जाता है कि मेल मेंबर ही बिजनेस को चलाएगा जब भी चलाएगा, ठीक है। बट इन द एब्सेंस ऑफ मेल मेंबर, अगर कोई मेल मेंबर नहीं है तो उस केस में अगर मेल मेंबर की डेथ हो जाती है और उसके बच्चे अगर नहीं हैं अभी या छोटे हैं, तो उसकी जो वाइफ है वो बिजनेस को चलाएगी। एक्ट कहता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, देयर इज नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। तो बस इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, ठीक है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं जी। मेरिट क्या है? तो जॉइंट हिंदू फैमिली की मेरिट के बारे में बात करते हैं। ईजी टू स्टार्ट, बहुत आसान है स्टार्ट करना। आपके पास पैसा होना चाहिए, मेंबर्स आपकी फैमिली के ही हैं, आपको किसी की जरूरत भी नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो। बाहर का व्यक्ति नहीं ऐड होगा, याद रखना ये चीज़। सारे के सारे फैमिली मेंबर होने चाहिए। अगर आपके 5 मेंबर ने मिलकर काम करा तो 5 के 5 मेंबर फैमिली के होने चाहिए। बाहर के किसी व्यक्ति को आप पार्टनर नहीं बना सकते हो, वो पार्टनरशिप हो जाएगा फिर, ठीक है ना। सीक्रेसी बनी रहती है क्योंकि अपनी फैमिली के लोग हैं सारे के सारे, तो कोई भी अगर सीक्रेट चीजें हैं अपनी बिजनेस की तो वो सीक्रेट बना रहेगा, सीक्रेट लीक नहीं होगा, ठीक है। और क्या है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर। ये लोग जनरली जो है डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। द कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हिज कस्टमर, देयरफॉर ही हैज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइकिंग, एटीट्यूड एंड फैशन ऑफ द हिज कस्टमर्स, ठीक है। मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन रहती है क्योंकि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं कस्टमर के पास जाकर के, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉम्प्ट डिसीजन। द कर्ता जो ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ द फ्री टू टेक द बिजनेस डिसीजन, ही डज नॉट नीड टू एनी कंसल्ट एनीबॉडी ऑफ दिस पर्पस। कर्ता के पास पूरे अधिकार है, वो अकेला बिजनेस के डिसीजन ले सकता है, उसे जरूरत नहीं है किसी मेंबर से पूछने की, अपने बच्चों से पूछने की। पूछ रहा है अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें जो है डिसीजन जो है वो आसानी से और जल्दी हो जाता है क्योंकि वो अकेला डिसीजन लेने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटीज। आपको जो उत्तराधिकार में जो क्वालिटीज मिली हुई है, जैसे मान के चलिए कि आप बैंगल्स बनाने का काम करते थे या
कॉटन के कपड़े बनाने का काम करते थे, तो आपके दादा भी वही करते थे, आपके पापा भी वही करते थे, फिर आप भी वही करते हो। क्या होता है कि फैमिली बिजनेस है, तो आपको बचपन से वो चीज़ें आपको क्या मिला, उसको कहते हैं इनहेरेंट मिला है। इनहेरेंट मतलब फादर से जो है आपको अब में ट्रांसफ़र हुए होंगे, ठीक है। जीन्स में ही आपकी ये है कि भाई हाँ हम वही बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज आती है, द joint in the family business is handed over by one generation to another and the members of the family continue to maintain and old ideal tradition of the family. This give the benefit the ascent reputation of the to the business. इससे क्या है, बिजनेस भी की रेपुटेशन भी बनी रहती है और बिजनेस जो है लगातार चलता रहता है। कहते हैं ना हमारे दादा के दादा के दादा भी चलाते थे इस बिजनेस को, ठीक है। इतने साल से चल रहा, 25 साल चल रहा, 50 साल चल रहा, बोलते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने चलाया है, फिर उनको दिया गया है और वो वही चलाते हैं और आगे वाले आने वाली जनरेशन में वही बिजनेस चला रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या है, लिमिटेशन के बारे में कमियां। पहला है लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे के सारे लोग, तो ज़्यादा पैसा तो होगा नहीं आपके पास, ठीक है। तो एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम ही जो है आप इसमें लगा पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो करता होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है और सारी की सारी प्रॉपर्टी भी करता के अंडर में ही है ना, समझ आई बात। तो क्या है कि ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता का पावर ज्यादा होती है। डोमिनेंस मतलब कि कर्ता चाहे तो जैसे मन करे वैसे डिसीजन लेता है, ठीक है। बच्चों की सुनता नहीं है, नई जनरेशन आ रही है, नए तरीके से बिजनेस करना चाहती है, पर कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ता उसके सुनेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास पावर है, वो अपनी डोमिनेंसी दिखाता है उन लोगों के ऊपर, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो तो ज्यादा आपके पास मैनेजरियल स्किल नहीं हो पाती, क्योंकि एक व्यक्ति में ज्यादा, वही सोल प्रोप्राइटरशिप वाली बात आ गई यहाँ पे, कि उसमें भी भाई एक फील्ड, 2 फील्ड, 3 फील्ड में ज्यादा अच्छे हो सकते हो, सारे के सारे फील्ड में तो अच्छे नहीं हो सकते ना, ठीक है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर जो है कई बार जो है पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं करते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस में पूरा साथ दें, वो सोचते हैं अरे ठीक है फैमिली बिजनेस है, चल रहा चलने दो, ठीक है, क्योंकि वो सैलरी पे तो काम कर नहीं रहे और वो आप उनके मालिक नहीं हो कि आप उनको डांट के काम करा लो, समझ में बात। उनको तो मेंबरशिप मिली हुई है बाय बर्थ, तो इस वजह से कोऑपरेशन की कमी रहती है यहाँ पर।